नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है श्वसन, रेस्पायरेशन प्रोसेस किस तरह से हमारे शरीर में होती है। उसके लिए हम कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर लेंगे और उसके द्वारा हम श्वसन की प्रक्रिया या रेस्पायरेटरी प्रोसेस को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे श्वसन क्या होता है, व्हाट इज़ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस in which we take in air and with the help of this inspiration process the air is taken in। इसको हम इंस्पायरेशन प्रोसेस बोलते हैं या अंतःश्वसन कहते हैं। when the air reaches the lungs, नाक के द्वारा, इनको हम नासाद्वार बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। यहाँ से जब वायु अंदर जाती है तो यहाँ से श्वास नली, जिसको विंड पाइप कहते हैं, हम यहाँ से लंग्स की तरफ को जाती है और फेफड़ों में जब वायु पहुँच जाती है तो यहाँ से अंदर श्वसन में लंग्स से वायु और अंदर चली जाती है रक्त में, और रक्त में सारी की सारी ऑक्सीजन चली जाती है, जबकि बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन गैस है वो लंग्स में ही रहती है, फेफड़ों में ही रहती है। और ये जो ऑक्सीजन है, रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, तो वो हीमोग्लोबिन उस वायु में से ऑक्सीजन को रक्त द्वारा कोशिका तक पहुंच जाती है, सेल तक पहुंच जाती है, और सेल में भोजन टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसको हम श्वसन कहते हैं या इसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। सांस लेना या सांस छोड़ना श्वसन का एक प्रक्रम है, श्वसन का ही एक भाग है, परंतु इसको हम श्वसन ना कहकर सांस लेना कहते हैं। तो सबसे पहले इंस्पायरेशन होगी, लंग्स में पहुंच गई, लंग्स में विसरण की प्रक्रिया होती है, डिफ्यूज़न के द्वारा वो ब्लड में चली जाती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज में, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर रक्त के द्वारा वो कोशिका तक पहुंच जाता है और कोशिका में भोजन का विभाजन हो जाता है, टूट जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से होता हुआ रक्त में पहले चला जाता है। रक्त में वो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ता। ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का वहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। तो आखिर इस कार्बन डाइऑक्साइड का होता क्या है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में बनती है वो रक्त में जो जल होता है, जल के साथ घुलकर कार्बोनिक अम्ल बना देती है। जो ये कार्बोनिक अम्ल बन जाता है तो इसके द्वारा वो रक्त में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो और जैसे ही वो लंग्स तक पहुंच जाता है, फेफड़ों तक, तो लंग्स में फिर से डिफ्यूज़न हो जाता है। और डिफ्यूज़न होता क्या है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ गैस। तो पहले लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, रक्त में कम थी, तो वो लंग्स से रक्त में चले गई, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और वैसे ही वो रक्त से कोशिका में भी चली जाती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिका में बनती है वहाँ पर ज़्यादा होती है, रक्त में कम होती है सांद्रता, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वो भी कोशिका से रक्त में आती है, रक्त से वैसे ही वो विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा लंग्स में चली जाती है, लंग्स से वो बाहर छोड़ी जाती है। तो वायु को बाहर छोड़ना, सांस को बाहर निकालना, इसको हम उच्च श्वसन कहते हैं या एक्सपायरेशन कहते हैं। तो इंस्पायरेशन टू टेक इन ऑक्सीजन, टू टेक इन एयर, एंड एक्सपायरेशन मीन्स टू ब्रीथ आउट द एयर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो ये भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, जिस वक्त हम अंदर लेते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उस वक्त कितनी होती है। जब हम अंदर लेते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन की
जो प्रतिशतता होती है वो 21% ऑक्सीजन अंदर लेते हैं हम, और 78% उसमें नाइट्रोजन होती है, 0.04 या 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जब वो बाहर हम वायु छोड़ते हैं तो उस वक्त क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं या बाकी गैसें भी छोड़ते हैं? तो बाहर जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, उच्छ्वसन करते हैं, उस वक्त हम ऑक्सीजन भी बाहर छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सारी की सारी किस प्रतिशत वायु का जो ऑक्सीजन है वो सारा का सारा हम ले लें। 16.4% ऑक्सीजन, 16.4% जो ऑक्सीजन है वो हम वायु के साथ बाहर छोड़ देते हैं उच्छ्वसन में, एक्सपायरेशन में। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तो हमने 0.03% ली थी, जब हमने बाहर छोड़ी तो 4.4% हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि नाइट्रोजन 78% अंदर गई थी, 78% ही बाहर जाती है। तो इस प्रक्रिया में जो श्वसन की प्रक्रिया जिसमें हम सांस की ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट की बात कर रहे हैं, तो श्वसन भी दो तरह का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक या वायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन टूटता है, जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है, बिना वायु के ही भोजन टूटता है, जिसको हम अवायवीय एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। तो हम पहले श्वसन को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पर एक बॉटल लिए हुई है, बॉटल को हमने नीचे से काट दिया है, अंदर इसमें ये कॉर्क लगाया, कॉर्क में एक ट्यूब लगाई है जिसको हम मान के चलते हैं कि वो श्वसन नली है या विंड पाइप है, और विंड पाइप अंदर से दो में जब गले में जाती है तो यहाँ से दो में वो बंट जाती है, जिसको हम एक लेफ्ट लंग में जाती है और एक राइट लंग में जाती है, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा, दोनों फेफड़े में वो चली जाती है। तो यहाँ हमने गुब्बारे लगाए हैं, दोनों एक ही साइज के हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो लचीलापन वो भी एक जैसा ही है, और इन दोनों को हमने दो गुब्बारे बांध दिए हैं, इनको हम मान के चलते हैं कि ये फेफड़े हैं। तो ये एक मॉडल बनाया हुआ है लंग्स का और इसमें वर्किंग शो करेंगे। तो ये हमारी जितनी बोतल का ऊपर वाले हिस्सा दिखाई दे रहा है ये चेस्ट कैविटी मान के चलते हैं हम, चेस्ट कैविटी बक्ष गुहा जिसको मानते हैं, जिसमें हमारे लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं, और ये जो हमने ये लगाया हुआ है इसको हम मान के चलते हैं कि डायाफ्राम है। डायाफ्राम चेस्ट कैविटी जो होती है बक्ष गुहा के निचली तरफ होती है, और एक झिल्ली होती है, मोटी झिल्ली, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मीन्स अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में हमारी सहायता करते हैं। तो ये इसमें हम जैसे ही देखेंगे कि जो चेस्ट कैविटी हमारी ये पसलियां होती हैं, जब सांस अंदर लेते हैं, हम अंदर ले रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है, तो आपने ध्यान से देखना है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायाफ्राम देखो नीचे को हो रहा है, ये जब जैसे ही वो नीचे को हो रहा है डायाफ्राम, तो ये गुब्बारे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो गुब्बारे आप देख रहे हैं फूल रहे हैं, और जब जैसे हम नीचे खींचे इसको तो अंदर देखो बक्ष गुहा की जो वॉल्यूम है, आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन अंदर बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। आयतन बढ़ने से अंदर वायु दाब कम हो जाता है। व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस इट डिक्रीजेस द एयर प्रेशर इनसाइड इट, एंड आउटसाइड द प्रेशर ऑफ द एयर इज मोर। अंदर एयर का प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा है, तो वायु बाहर से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाता है, तो बाहर से अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आ जाएगी तो ये गुब्बारे जो हमने फेफड़े बनाए हुए हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं। तो फेफड़े जैसे ही फूले, फेफड़े के बाद मैंने जैसे बताया विसरण की विधि होती है, डिफ्यूजन होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ब्लड के द्वारा वो सेल तक पहुंच जाता है। और जब हमने उच्छ्वसन करना होता है, एक्सपायरेशन करना होता है, तो जो पहले प्रोसेस हुई थी कि डायाफ्राम नीचे चला जाता है, पसलियां बाहर की तरफ को जाती हैं और छाती का एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम होता है। अब उच्छ्वसन में उल्टा होता है, ये डायाफ्राम ऊपर की तरफ को होता है। जब ये ऊपर जा रहा है तो देखो आप अंदर क्या हो रहा है, ये देखिए जब ये ऊपर गया तो अंदर इसका जो आयतन है कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो गुब्बारे पीछे गए, गुब्बारे पीछे गए क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। प्रेशर ज्यादा होने से क्या हो गया कि अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है वायु का, एयर का, तो एयर बाहर निकल जाती है। तो ये जो इस वक्त क्या होता है, एक्सपायरेशन में क्या हुआ कि
जो इंस्पायरेशन में पहले पसलियां बाहर की तरफ को निकल जाती थी, छाती फूल जाती थी, इंस्पायरेशन में क्या होता, एक्सपायरेशन में इसका उल्टा होता है। तो इंस्पायरेशन के अगेंस्ट जो एक्सपायरेशन होती है इसमें पसलियां अंदर को जाएंगी, ये जो डायफ्राम ऊपर को जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी एयर है वो बाहर निकल जाती है। तो ये प्रक्रिया हमारी पूरी होगी। इसमें इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, श्वसन के बारे में हमने पढ़ा, वायु कितनी अंदर हम लेते हैं, उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है, कितनी हम छोड़ते हैं तो कितनी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कितनी ऑक्सीजन होती है, इसके बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।